ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। वर्तमान शिक्षा ने ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की जो पढ़ तो सकती है पर यह नहीं पहचान सकती कि क्या पढ़ने लायक है। ये किसने कहा है? जीएम टेवेलियन ने कहा है। विद्वता, जनसेवा और नैतिक मूल्यों का संगम, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा है आर्टिकल। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बातें हो रही हैं। आज 6 जुलाई का दिन राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। आधुनिक भारत के कुछ ही नेताओं में इतने सारे गुण एक साथ देखने को मिलते हैं। श्यामा प्रसाद जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां उन्हें सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन आसानी से मिल सकता था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी की गिनती अपने समय के महान शिक्षाविदों में होती थी, लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद श्यामा प्रसाद जी ने त्याग और राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना। उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे अंग्रेजी शासन का विरोध हो, सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या फिर मानवीय संकटों का सामना, वे अपने समय की इन चुनौतियों के सामने मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। इस सफर में उन्हें कई गहरे व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े। पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया, बाद में पत्नी का भी निधन हो गया, लेकिन इन दुखद परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। जेल और नजरबंदी भी उन्हें रास्ते से डिगा नहीं सकी। जब नजरबंदी के दौरान उनका निधन हुआ तब वे उन अनगिनत लोगों से बहुत दूर थे जिनके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी ऐसा ही था। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि डॉक्टर मुखर्जी ने उस उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। दशकों बाद 2019 में अनुच्छेद 370-35 को हटाए जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगी। डॉक्टर मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और भारतीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसके लिए उन्होंने मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो उस समय की सोच से काफी आगे थी। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जो राष्ट्रहित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप थे। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के बाद के वर्षों में इस भावना का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाने का निर्णय लिया और उस समय देश में हर तरफ कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। ऐसे में उन्होंने महसूस किया कि देश को एक ऐसे नए विकल्प की बहुत जरूरत है जो भारत की प्रगति की बात भी करे और हमारे सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा रहे। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक यानी कि मिट्टी का दिया रखा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत के पहले उद्योग आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल बेहद अहम रहा है। उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जाता है जिनकी दृष्टि विराट थी। उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र और मजबूत औद्योगिक नीति जैसी ऐतिहासिक पहल की। इसके माध्यम से आधुनिक औद्योगिक भारत की नींव रखी। वे हथकरघा, कुटीर उद्योग, कारीगरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हितों के भी प्रबल समर्थक थे। और यहाँ मैं अपना एक निजी अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ।
एक प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट दृष्टि के साथ जिस केंद्रीय संयंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अथक प्रयास किए थे, उसकी कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने घोर उपेक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार को उसके पुनरुद्धार का सौभाग्य मिला। उस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे सार्वजनिक जीवन की सबसे विशेष और अविस्मरणीय क्षणों में से एक बन गया। डॉक्टर मुखर्जी इस लोकतांत्रिक भावना के सशक्त प्रतीक थे और उन्होंने पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वे मानते थे कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्र निर्माण का दायित्व राजनीतिक मतभेदों से कहीं ऊपर है। उन्होंने पूरी निष्ठा और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन जब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रश्नों पर देश हित में अलग मार्ग अपनाना आवश्यक है, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 75 वर्ष पहले पंडित नेहरू पहला संविधान संशोधन लेकर आए और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार माना गया। तब डॉक्टर मुखर्जी इसके सबसे मुखर आलोचक रहे। वे भली भांति समझ चुके थे कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। समय के साथ उनकी यह आशंका सही साबित हुई। जो पार्टी 75 साल पहले पहला संविधान संशोधन लेकर आई थी, उसी ने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा। और देखिए, अनुच्छेद 352 को पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वर्ष 1943 में जब आप देखते हैं कि बंगाल भीषण अकाल की त्रासदी से जूझ रहा था, तब उन्होंने पीड़ितों की सेवा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों को भोजन मिल सके और जिसके लिए कई कैंटीन और राहत केंद्र शुरू किए गए। कोलकाता के एक कॉलेज में युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे आग्रह किया था, आप जो भी कार्य करें उसे पूरी गंभीरता, लगन, ईमानदारी से करें, किसी भी काम को कभी पूरा अधूरा ना छोड़ें। आज हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम प्रतिदिन उस भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करें और जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी, एक ऐसा भारत जो सशक्त हो, एकजुट हो, आत्मविश्वास से भरपूर और संवेदनशील हो। देश के युवाओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे, इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। महानता की डगर, ये आप देखिए, हमारे बीच ज्यादातर लोग अपना सामान्य जीवन जीते हुए अधिकांश समय साधारण ही होते हैं। एक मानवीय दुनिया के लिहाज से देखें तो क्या अपने आप में यह काफी नहीं होना चाहिए। बेहतरीन बनने की कोशिश और आम चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता थोड़ा अजीब होता है। कभी जीत कभी हार जैसे जुमलों से हम यह मानते हैं कि एक आम दिन, एक आम जिंदगी में घटनाएं औसत दर्जे के आसपास ही घूमती है। सिद्धांतिक तौर पर हम बहुत बुरा नहीं और काफी अच्छा के बीच के दायरे में खुश रह सकते हैं। फिर भी बहुत से लोगों के लिए जो चीजें आम हैं उनमें संतोष ढूंढना मुश्किल हो जाता है। समाज में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि यह तो कमाल है, यह तो जीनियस है। नतीजतन 2 सितारा अनुभव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। साधारण बने रहना पीछे हटने जैसा महसूस होता है। हम में से बहुत से लोग उस जाल में फंसे हुए हैं जिसे महानता की सोच कहते हैं। महान बनने की जिद की शुरुआत इस बात की एक सार्थक प्रतिक्रिया के तौर पर होती है कि जिंदगी अधूरी है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से असाधारण या फिर महान चीजें बहुत कम होती हैं। याद रखना चाहिए कि श्रेष्ठता को प्रगति ने तय किया, समाज ने नहीं। उत्कृष्टता एक पैमाना है। हम जितने बेहतर होते जाते हैं, हमें उतना ही और बेहतर बनने की जरूरत पड़ती है। एक साधारण जिंदगी भी अपने आप में मूल्यवान और सार्थक होती है। सवाल है कि असाधारण या महान बनने की चाहत की जगह हम पर्याप्त रूप से अच्छा बनने का लक्ष्य क्यों ना बनाएं। असाधारण होने के से साधारण होना ज्यादा मुश्किल है। जिंदगी उन चीजों से आकार लेती है जिन्हें हम आखिरकार भूल जाएंगे। हम इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना बंद कर दें कि हम कैसे दिखते हैं, हम कितने उत्पादक हैं, या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे तो आप ही महान बन जाएंगे। और साधारण होना महानता को कम नहीं आंकना। मानवता अपने महान वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं, आविष्कारकों, कलाकारों की बहुत रेडी है। यह सोचकर देखा जा सकता है कि आइंस्टाइन की सापेक्षता या न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के बगैर हम कितने अज्ञानी होते हैं। प्लेटो के आदर्शवाद या पिकासो के क्यूबिज्म के बगैर हम कितने प्रेरणाहीन होते हैं। मंडेला की बराबरी और न्याय की लड़ाई के बगैर दुनिया कितनी मानवीय होती है।
और एडिसन के सभी आविष्कारों के बिना हमारी जिंदगी कितनी अविकसित और आधुनिकता से दूर होती है। जब हम महानता को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन और लक्ष्य बनाते हैं तो क्या हमें सच में पता होता है कि इसका क्या मतलब है और महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और इससे जुड़ी सभी कीमतों, त्याग और जोखिमों के बारे में क्या हमें पूरी जानकारी होती है। अगर वहां तक पहुंचने की कीमत कई सालों तक अपना निजी समय या अपनी सेहत की कुर्बानी देना हो, अगर वहां पहुंचने या ना पहुंचने की बात लंबे समय तक किसी को पता ना चले और कोई चर्चा ना हो, अगर वहां पहुंचने के बाद हम लोकप्रिय होने के बजाय भीड़ से अलग थलग पड़ जाएं, तो क्या हम फिर भी वही काम उसी जोश और पक्के इरादे का साथ करेंगे? कितने लोग अगला नेल्सन मंडेला बनना पसंद करेंगे मगर उन्हें भी उनकी तरह अगले 27 साल जेल में बिताने पड़े? क्या मशहूर हस्तियों की महानता का बहुत ज्यादा जश्न बनाकर हम मानवता के उन दूसरे अनदेखे लेकिन उतने ही अहम रूपों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं जो आम लोगों, वही लोग जिनकी जिंदगी बोरियत से भरी लगती है, में भी हो सकते हैं? हम महान होने के मशहूर, चर्चित और सार्वजनिक रूप से सराहे जाने से जोड़कर शायद गलती करते हैं। दरअसल हम महान होने को बस होने, अस्तित्व से अलग कर देते हैं। हमें महानता के उस विचार के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए जो अक्सर हमारा अपना नहीं होता है। हमें लगा था कि महानता पाना आसान होता है, दूसरों के लिए तो यह आसान रहा, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा हम दूसरों के बारे में क्या जानते हैं? जब हम याद देखते हैं, जब हमें एहसास होता है कि हमने खुद को महानता के एक झूठे विचार या फिर चक्र में फंसा लिया, तो हम अक्सर सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं। यह संभव है कि हम सफलता पा लें, उम्मीदों पर खरे उतरें, हो सकता है कि हमें पदोन्नत मिले, पुरस्कार मिले, खूब पैसे कमाएं या चर्चा में आए, लेकिन उस समय असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर अपनी सफलता के चरम पर भी हम जानते हैं कि हमने इतने लंबे समय तक एक ऐसे मकसद के लिए लड़ाई लड़ी जो हमारा अपना था ही नहीं। ऐसा बेजान रोबोट नहीं बनना चाहिए जो किसी ऐसे एजेंडे पर काम कर रहा हो और जिसे चुनने के लिए हमें मजबूर किया गया हो, जिसे छोड़ने की हिम्मत हम ना जुटा पाए हो। अपनी महानता खुद बनाएं, भले ही बाहर की दुनिया के लिए वह कितनी भी मामूली या अनदेखी क्यों ना हो। इसे इसलिए बनाना चाहिए ताकि जब भी हम आईना देखें तो हमें अपनी आत्मा जिंदा और उजली दिखाई दे। बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करेगा। महंगाई के पांव। मई 2026 में थोक महंगाई दर में भारी उछाल दर्ज किया गया। यह बढ़कर 9.68% के स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल 2026 में यह दर 8.3% थी। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालात सामान्य नहीं है। इस तेजी के पीछे मुख्य कारण ईंधन ऊर्जा क्षेत्र की कीमतों में वृद्धि है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष और वहां की अस्थिरता ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रभावित किया है। थोक बाजार में कीमतों में बदलाव का असर अंततः आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हालांकि आम आदमी सीधे थोक बाजार से सामान नहीं खरीदता, लेकिन थोक विक्रेताओं और वितरकों की लागत बढ़ने पर उसका प्रभाव खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में सामने आता है। थोक महंगाई का बढ़ता आंकड़ा अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और ईंधन की कीमतें महंगाई को और बढ़ा सकती हैं। इससे आम उपभोक्ताओं पर बोझ और बढ़ने की आशंका है। ये आप देखिए, कटघरे में नीति। देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया कि यह प्रारंभिक परीक्षण है जो 1 साल तक चलेगा। इसके बाद इस एथेनॉल मिले पेट्रोल के क्या परिणाम आते हैं इसका पता चलेगा। जब भी कोई दवा बनती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके परिणाम सकारात्मक हैं या नकारात्मक, उसके बाद ही सरकार उपयोग की इजाजत देती है। मगर सरकार ने हड़बड़ी में एथेनॉल का परीक्षण पूरे देश में लागू कर दिया। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचना था तो सबसे पहले सरकार कुछ गाड़ियों पर इसका साल भर परीक्षण करती। सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही इस पर फैसला करना था। वाहन चालकों की शिकायतें आ रही हैं कि उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज भी कम दे रही हैं। ऐसे में पेट्रोल एथेनॉल मिलाने की नीति रद्द कर देनी चाहिए। पहले उसका सीमित परीक्षण किया जाना चाहिए। ये आप देखते हैं, हेमा हरी लिख रहे हैं कॉलम। जोखिम की सड़कें। सभी लोग सड़क मार्ग से रोज दफ्तर, दुकान, स्कूल और कॉलेज जाते हैं। सभी लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। ऐसे में अगर सड़क पर गड्ढे और सीवर के खुले ढक्कन दुर्घटना का सबक बन रहे हो तो यह चिंता का विषय है। इसका सबसे ज्यादा खतरा मानसून में देखने को मिलता है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच देश में सड़कों पर बने गड्ढे के कारण
हादसों में 9,109 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर गड्ढे, दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए हादसे की सबसे प्रमुख वजह बन गए। साफ जाहिर है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। जब दुर्घटना होती है तो खामियों का फायदा उठाकर संबंधित विभाग एक दूसरे पर अंगुली उठाकर बच निकलते हैं। हादसे रोकने के लिए हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। आलोक यादव लिख रहे हैं, एक बात और आपको बता दूं, आजकल जो भी ठेकेदार हैं सबसे पहले वो क्या देखते हैं, इसमें फायदा कितना होगा। जब फायदा देखेंगे तो किसी का तो घाटा होगा। ये भी देश की नींव। ये आप देखिए, भारत सरकार ने बच्चों के समग्र विकास के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक पहल की हैं। बचपन को सुरक्षित समृद्ध बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। परिवार को बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए। विद्यालयों को जीवन कौशल और मूल परक शिक्षा पर बल देना चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल अनुशासन भी उतना ही है जरूरी है। खेल, पुस्तक पठन, कला, संस्कृति, प्रगति से जुड़ाव बच्चों के संतुलित विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आधुनिक तकनीक और ज्ञान के नए अवसरों का लाभ तभी सार्थक होगा जब बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास समान रूप से हो। समाज, परिवार और शासन मिलकर ऐसे बचपन का निर्माण कर सकें जो आत्मविश्वासी और रचनात्मक हो। साइबर संजाल, ये भी देख लीजिए। इंटरनेट की दुनिया में अनेक स्तर पर लोगों के ठगी का शिकार होने से लेकर डिजिटल अरेस्ट, अन्य गंभीर अपराधों के फैलते जाल ने वैश्विक स्तर पर एक जटिल चुनौती पेश की है और इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत सारी हो रही हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो तकनीक लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी समझ का विस्तार करने के काम में आनी चाहिए थी, अब वह कुंठित और आपराधिक मानसिकता के लोगों के लिए एक कारगर औजार बन रही है। ताजा विवाद सोशल मीडिया के एक लोकप्रिय मंच इंस्टाग्राम से जुड़ा है, जिस पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन दिखाने का आरोप है जिसके जरिए बच्चियों की यौन शोषण की सामग्री का प्रसार हो रहा है। वहीं यही नहीं, उपयोगकर्ताओं को बच्चों के यौन शोषण के वीडियो मामूली खर्च पर खरीदने के लिए ऑनलाइन संपर्क भी किया जा रहा है। सवाल है कि अगर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां व्यापक पहुंच रखने वाले एक लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच पर चलाई जा रही हैं तो इसके पीछे कौन लोग हैं और उन्हें बिना बाधा के यह सब करने की छूट और सुविधा कौन मुहैया करा रहा है। क्या इंस्टाग्राम, उसकी संचालक कंपनी मेटा की इसके लिए सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह अपने मंच पर आपराधिक हरकतों को फलने फूलने की जगह दे रही है। यह बेवजह नहीं कि सरकार ने बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों के मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। हाल ही में सरकार ने मेटा के ही स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को उसकी नई उपयोगकर्ता सुविधा के मामले में नोटिस भेजा था, जिसमें नाम छिपाकर बात करने की छूट दी गई थी। कहने को सोशल मीडिया के मंचों के अपने नियम, कायदे, दिशा निर्देश होते हैं जिसके तहत वे आपत्तिजनक सामग्री से हटा देते हैं, मगर ऐसा लगता है कि आपत्तिजनक सामग्री की परिभाषा ये कंपनियां अपनी सुविधा एजेंडे के मुताबिक तय करती हैं, वरना सामाजिक कानूनी तौर पर भी अपराध के दायरे में माने जाने वाली अश्लील और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ सख्ती और उन पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर वे उदासीन क्यों रहती है। ऐसे में यह क्यों नहीं माना जाए कि वे आपत्तिजनक सामग्री को प्रसारित करने के जरिए सिर्फ अपनी कमाई सुनिश्चित करते हैं और बेकारांतर से वे भी ऐसी हरकतों की भागीदार होती हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम पर विज्ञापन तभी जारी होते हैं जब उसके मातहत काम करने वाले यंत्र की बेहद आधुनिक तकनीक उसे सही बताती है। ऐसे में जिस डिजिटल संसार में तेजी से साइबर अपराध का दायरा फैलता जा रहा है, उसमें आपराधिक हरकतों पर रोक लगाने के प्रति उदासीनता बरतने को कैसे देखा जाएगा। कोई भी तकनीक अपने आप में एक निरपेक्ष साधन है। समस्या तब आती है जब इसके सकारात्मक और जनहित में उपयोग के बजाय न केवल बेजा इस्तेमाल की कोशिश की जाए बल्कि इसे आपराधिक हरकतों का भी जरिया बनाया जाने लगता है। इंटरनेट की दुनिया ने इंसानी समाज के लिए बहुस्तरीय सुविधा मुहैया कराई है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसका दायरा फैल रहा है, मगर इसके समानांतर डिजिटल साधनों का ही सहारा लेकर ऐसी कई गतिविधियां में संचालित की जा रही हैं या फिर लोग निजी स्तर पर भी उसका दुरुपयोग करने लगे हैं, जो अब व्यापक चिंता का कारण बन रही है। साख पर सवाल, यह बात सच है कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश में कई ऐसे खिलाड़ी उभर कर सामने आए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोशल मीडिया की कमी, पर्याप्त अवसर एवं बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इसी बीच एक और गंभीर समस्या की जकड़बंदी का दायरा इतना बड़ा हो गया कि भारतीय खेलों की साख पर
ही सवाल खड़े हो गए हैं। यह समस्या डोपिंग नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करने से जुड़ी है। यही वजह है कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की ओर से हाल ही में जारी की गई डंपिंग उल्लंघन करने वालों की वैश्विक सूची में भारत को फिर से शीर्ष स्थान पर रखा गया। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या देश में डंपिंग रोधी नियमों की गंभीरता को समझने में लापरवाही बरती जा रही है या फिर इसकी वजह कुछ और है। यहाँ प्रश्न सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि सरकार, प्रशासक और प्रशिक्षकों की कुशलता, सतर्कता एवं संवेदनशीलता पर भी है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से डंपिंग उल्लंघन करने वालों की सूची में सबसे ऊपर रहने के कारण विश्व एथलेटिक्स ने बीते अप्रैल में भारत को डंपिंग के बहुत अधिक जोखिम वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया था। इसकी गंभीरता को देखते हुए हालांकि सरकार की ओर से डंपिंग रोधी कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन इनकी गुणवत्ता जोखिमों के अनुपात में कहीं कम नजर आती है। और यह सही है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खिलाड़ी को ही दोषी माना जाता है, लेकिन इससे प्रशासकों या फिर खेल संघों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई खिलाड़ी अनजाने में ऐसा दवा या खाद्य या फिर एवं पेय पदार्थ लेता है जो नियमों के विरुद्ध है, तो इसके लिए जवाबदेही पूरे खेल तंत्र की बनती है। नियमों की पर्याप्त जानकारी देकर खिलाड़ियों को सतर्क, जागरूक करना और नियमित निगरानी की जिम्मेदारी प्रशासकों तथा प्रशिक्षकों की ही होती है। ऐसे में जरूरी है कि डॉप मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन से आगे बढ़कर एक परिवर्तनकारी बदलाव की ओर कदम बढ़ाया जाए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट में जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।